नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम नए मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। हम विकास परख मैगजीन जो छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन है, खासकर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के लिए, उसके आज हम अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इसके पहले हमने और भी कुछ मंथ्स का करंट अफेयर्स हमने कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। और इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको डेली क्विज डीएफटी सीरीज चला रहे हैं हम। डीएफटी सीरीज क्या है? डेली फ्री टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके इंडियन जीएस का पूरे टेस्ट लिया जा रहा है। फ्री में टेलीग्राम में चल रहा है, क्विज बोर्ड के माध्यम से ये क्विज हो रहा है। इसके साथ ही हम छत्तीसगढ़ सीजीजीएस ऑनलाइन पैड टेस्ट भी चला रहे हैं, जिसकी मूल्य 300 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल मिल जाएंगे। यदि आप इच्छुक हो तो आप इस नंबर पे 7389012333 इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। सीजीजीएस ऑनलाइन पैड टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट हो चुके हैं। आप जो टेस्ट हो गए हैं उसको कभी भी दे सकते हैं। इसकी प्राइस आपको 300 रुपीज़ है। आपको फ्रंट में स्क्रीन भी दिख रहे होंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर्स। अक्टूबर मंथ के करेंट अफेयर्स है। ओके, चलिए। महानदी जल विवाद अक्टूबर मंथ में, इस मंथ में काफ़ी चर्चे में रहा महानदी जल विवाद। इसमें जो मुख्य जो मेन इम्पोर्टेंट हमारे जो काम की चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक है, वह है न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल। मतलब इस विवाद को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो बीच में जो विवाद है जल के बंटवारे को लेकर, इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे महानदी जल विवाद। यह विवाद कब से स्टार्ट हुआ? यह विवाद जो है 1983 से चलता आ रहा है। ओके, अब हम इसमें बात करते हैं सीधे ट्रिब्यूनल की। यह जो विवाद है कब से स्टार्ट चल रहा है? 1983 से यह विवाद चल रहा है। ओके, देखिए इस चीज को निर्णय हम देखते हैं। इसमें कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने 23/1/2018 को दिए अपने आदेश में केंद्र सरकार से विवाद हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन की बात कही। ये वही न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिसके अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं उस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष है आपके न्यायमूर्ति कौन? श्री A.M. खानविलकर। नाम अच्छे से याद रखिएगा, श्री A.M. खानविलकर। और कोशिश कीजिएगा इसका फुल फॉर्म आप नेट से सर्च करके याद रखिएगा। अध्यक्ष है, ठीक है, इस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष है जो आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। इसके अलावा जो सदस्य है वो है न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन, सदस्य पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। और है आपके न्यायमूर्ति श्रीमती इंदरमीत कौर, कोचर सदस्य है। 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष है। तो ये जो ट्रिब्यूनल है जो भी डिसीजन लेंगे फिर बताएंगे कि इसके जल बंटवारे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ओके, ये जो ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण की बात है, इससे रिलेटेड संविधान में कुछ अनुच्छेद है, उसको देखते हैं। अनुच्छेद 262 याद रखिएगा आप बिल्कुल भी। ओके, कौन सा है ट्रिब्यूनल के लिए संवैधानिक प्रावधान? अनुच्छेद 262 के तहत। ओके, और देखिए इसमें कुछ संशोधन हुए थे। अनुच्छेद 262 क्या बोल रहे हैं के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को इस मामले में न्यायिक पुनराविलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। मतलब उच्चतम न्यायालय को इस ट्रिब्यूनल के जो निर्णय आएंगे उसके निर्णय को मतलब ओवरराइट मतलब न्यायिक पुनराविलोकन के
अधिकार से वंचित कर दिया गया, मतलब उच्चतम न्यायालय, मतलब जो भी ये निर्णय आएंगे इस ट्रिब्यूनल का, जो भी निर्णय होगा, ये तीनों जो बेंच है इन तीनों का जो निर्णय होगा वो अंतिम व सर्वमान्य होगा। किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कर दिया गया है? अनुच्छेद 262 के तहत ऐसा कर दिया गया है। ये जो अनुच्छेद 262 जो संविधान के भाग 11 का हिस्सा है, जो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है। तो इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और आपके संविधान के दृष्टि से भी। संविधान में पॉलिटिक्स क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ और कुछ चर्चित नाम हैं, उन पर देख लेते हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। जैसे सुधीर बने मेजर जनरल। सुधीर कौन है? पाटन ग्राम के घुमा निवासी ब्रिगेडियर सुधीर शर्मा को पदोन्नति देकर मेजर जनरल के पद से नवाजा गया है। सेना के इस उच्चतम पद पर पहुंचने वाले वे छत्तीसगढ़ के क्या है? पहले अधिकारी हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के पहले अधिकारी है जो मेजर जनरल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं सेना के पद पर। ओके, नेक्स्ट है आपके नियुक्ति में है रमाकांत मिश्रा जी के बारे में। रमाकांत मिश्रा अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए भारत सरकार का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा रमाकांत मिश्रा। ओके, कन्हैयालाल अग्रवाल जी के बारे में देखते हैं। कन्हैयालाल अग्रवाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। कन्हैयालाल अग्रवाल का निधन हो गया है। वे राजनांदगांव में जन आंदोलनों के पुरोधा थे। ओके, राजनांदगांव से संबंधित है, याद रखिएगा। पुरस्कार और सम्मान ये इम्पोर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला है? 6वां स्थान मिला है। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे पहले कौन जारी करते हैं? एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। कौन जारी करते हैं? ये वित्त और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ याद रखना है इसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया? 6वां स्थान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोरोना संकट के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2018 के अपने स्थान को बरकरार रखने में सफल रहा है। तो ये वर्ष 2018 में जो रैंकिंग आए थे उसके स्थान को बरकरार रखने में सफल रहा है, मतलब 6वें स्थान में ही है। जिसमें टॉप पर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है, इसको भी याद रखिएगा। और दूसरे स्थान उत्तर प्रदेश को दूसरा, ओके, और तेलंगाना को तीसरा, मध्य प्रदेश को चौथा, झारखंड को 5वां स्थान मिला है, तथा छत्तीसगढ़ को 6वां स्थान मिला है। ओके, गंदगी मुक्त, हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसमें कुछ चीज़ें आपको ये बता देता हूँ। ये जो एक ऐसा रैंकिंग है जो ये दर्शाता है कि कौन सा राज्य व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे आसान है और सरल है। ये रैंकिंग मुख्यतः मैं सार बातें बता रहा हूँ, यही शो करता है। तो इससे निवेश, जो राज्य में जो होने वाले निवेश को प्रोत्साहन व बढ़ावा मिलता है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ओके, ध्यान रखिएगा। गंदगी मुक्त भारत अभियान, इस पर बात करते हैं। गंदगी मुक्त भारत अभियान, ठीक है, राज्य को कौन से स्थान मिला है? दूसरा स्थान है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस 2 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 8 अगस्त से कब तक चलाया गया? 8 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक चलाए गए गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ने 62 गाँव, कितने गाँव? 62 गाँव, याद रखिएगा 62 गाँव ODF प्लस घोषित किए हैं। सर्वाधिक ODF प्लस गांव घोषित करने की कैटेगरी में, कैटेगरी याद रखिएगा कौन सा है कैटेगरी आपके? सर्वाधिक ODF प्लस गांव घोषित करने की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के स्टेट ऑफ होटल मैनेजमेंट को मिली राष्ट्रीय मान्यता। ओके, राज्य निर्माण के बाद
पहली बार छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM को राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद ने मान्यता प्रदान कर दी है। कितने लंबे वर्षों के बाद ये ऐसा कुछ होटल मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कुछ उपलब्धि हासिल हुआ है छत्तीसगढ़ को। देखिए, ये राज्य निर्माण के बाद पहली बार है, मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पे होटल की सुविधा कितने कमज़ोर है। ओके, होटल होने से क्या होते हैं कि यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, लोग आते हैं वहाँ पे ठहरते हैं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है किसी भी राज्य के समृद्धि एवं विकास के लिए। तो ये राज्य निर्माण के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM को राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद ने मान्यता प्रदान कर दी है। तो ध्यान रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। कोरोना संकट काल में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन देने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। ये तो ध्यान रखना ही है, इम्पोर्टेंट है ये। पूरे देश में अव्वल है छत्तीसगढ़ कोरोना संकट काल के बच्चों में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन देने में। राज्य के 90% बच्चों को इसमें सूखा राशन का लाभ मिला है। ओके, याद रखिएगा। ये जो सर्वेक्षण है वो ऑक्सफैम इंडिया के सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में राशन की होम डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा। डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार 2020 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। सौरभ जंगेल को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, किस चीज़ के लिए दिया गया है इसको देखते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से प्रशिक्षित युवा मशरूम उत्पादक, क्या है, मशरूम उत्पादक है। कृषक सौरभ जंगेल को ऑयस्टर मशरूम उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, किस चीज़ के लिए पुरस्कार दिया गया है, मशरूम उत्पादक है सौरभ जंगेल। ओके, ध्यान रखिएगा। सत्येंद्र शर्मा व राकेश कुमार को श्रेष्ठ स्वयंसेवक का पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 समारोह का वर्चुअली आयोजन हुआ, कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसने किया, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, अब ये जो सत्येंद्र शर्मा व राकेश कुमार छत्तीसगढ़ से हैं जिनको राष्ट्रीय सेवा योजना में पुरस्कार मिला है, ये बहुत ही उपलब्धि है हमारे लिए। देखिए, इसका डिटेल देखते हैं हम। BCS शासकीय महाविद्यालय धमतरी के छात्र, कॉलेज के नाम याद रखिएगा, BCS शासकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज से है। धमतरी के छात्र सत्येंद्र साहू एवं शंकराचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय भिलाई के छात्र, ये प्राइवेट कॉलेज है। राकेश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय पुरस्कार स्वयंसेवक श्रेणी के अंतर्गत, श्रेणी कौन सा है, स्वयंसेवक है, जिसके अंतर्गत राशि आप उनको मिले हैं 50,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र वर्चुअली डिजिटल रूप में प्रदान किया गया। तो ये नाम याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम PSC के कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसमें टॉपर का नाम पूछ दिया था, 10th और 12th टॉपर। ओके, तो इस तरह इसको याद रखिएगा। ओके, कौन सा है, सत्येंद्र शर्मा व राकेश कुमार को श्रेष्ठ स्वयंसेवक पुरस्कार, याद रखिएगा। चलिए, कृषि वन और खनिज से संबंधित इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें धान के बारे में और कुछ फसलों के बारे में विशेष रूप से दिया गया है इसमें, तो इसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं इसके लिए इसमें अभी बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
एथेनॉल के संबंधी देखते हैं। एथेनॉल निर्माण संबंधी 4 MOU किया गया। इन इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितने है? एथेनॉल जो MOU किया गया, जो 4 MOU किया गया, उनके वार्षिक उत्पादन क्षमता है आप 1,17,500 किलोलीटर एथेनॉल निर्माण की है। याद रखिएगा 1,17,500 किलोलीटर एथेनॉल निर्माण की है। ओके, चलिए इन इकाइयों में से जो इकाई कहाँ कहाँ लगने वाली है इसको देखते हैं। इन इकाइयों में से 2 इकाइयाँ जो मुंगेली, एक इकाइयाँ जांजगीर चांपा तथा महासमुंद में स्थापित होंगे। चलिए कुछ कंपनी के नाम देखते हैं। मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड कुम्हारी, ये कुम्हारी की कंपनी है। 36,500 किलोमीटर एथेनॉल और 1,825 किलोमीटर शुद्ध स्पीड के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है। इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड कुम्हारी। ओके, और है आपके दूसरे जो मेसर्स चिरंजीवनी रियल कॉम प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर। नाम याद रखिएगा, मेसर्स चिरंजीवनी रियल कॉम प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर, ये भी एथेनॉल से संबंधित कंपनी है। ओके, और जो है नाम है वो है मेसर्स क्यूबिको केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड भिलाई, और नाम याद रखना है आपको मेसर्स श्री श्याम वेयर हाउसिंग एंड पावर लिमिटेड। ओके, इसको भी याद रखिएगा, ये भी एथेनॉल से संबंधित कंपनियां हैं। तो ये चारों कंपनियों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं, आपके जीएस से संबंधित भी चीज़ें हैं इसमें। अब इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो काफ़ी चर्चे में रहा। भोरमदेव शक्कर कारखाना में एथेनॉल प्लांट। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में PPP मॉडल, PPP मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से एथेनॉल प्लांट शीघ्र स्थापित किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र में स्थित शक्कर कारखाना में PPP मॉडल से एथेनॉल प्लांट की स्थापना किया पहला उदाहरण है। ओके, तो याद रखिएगा कौन सा शक्कर कारखाना है? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना एथेनॉल प्लांट के ये सर्वप्रथम सहकारी क्षेत्र में शक्कर कारखाना से एथेनॉल प्लांट की पहला उदाहरण होगा। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम, इसका डेट याद रखिएगा, कब से कब तक चला गया? इसका आयोजन हुआ 23 से 30 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। ये ग्रामीण क्षेत्र में थे और शहरी क्षेत्र में आपके 30 सितंबर के बाद संचालित की जाएगी। शहरी क्षेत्र में इसलिए डिले हुआ क्योंकि लॉकडाउन थे ज़्यादातर सारे कोरोना के प्रकोप के चलते, इसलिए इसके संचालित 3 सितंबर के बाद संचालित की जाएगी, ऐसा है। चलिए एक जलप्रपात है, कौन सी जलप्रपात है? महादेव जलप्रपात। महादेव जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? यह जो जलप्रपात है आपके नारायणपुर, ये आपके हो गए कांकेर और ये हो गए आपके नारायणपुर। तो कांकेर और नारायणपुर के बीच में एक गांव है, उस गांव का नाम है, उसका गांव का नाम क्या है? फुलपाड़ गांव। ओके, फुलपाड़ गांव, जिनकी दोनों की सीमा रेखा के बीच में ये जलप्रपात है, महादेव जलप्रपात। इस जलप्रपात के जो खोह में मतलब बीच में एक शिवलिंग की मूर्ति है, और ये जो पर्वत है ये जलप्रपात में, इस पर्वत का नाम है महादेव पर्वत, इसलिए इस जलप्रपात का नाम भी क्या हो गया? महादेव जलप्रपात हो गया। इस जलप्रपात बहुत ही मनमोहक है क्योंकि इस जलप्रपात को देखने के लिए आपको 2 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा महादेव जलप्रपात कहाँ पे है? कांकेर और नारायणपुर दोनों जिला आपको ध्यान रखना है। चलिए जो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो है माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा जगदलपुर। जगदलपुर हवाई अड्डा का नाम किसके नाम पर कर दिया गया? माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा जगदलपुर। चलिए इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम देखते हैं। चलिए माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा बस्तर जगदलपुर से, ठीक है,
बस्तर, जगदलपुर से रायपुर एवं हैदराबाद, कहाँ कहाँ, रायपुर एवं हैदराबाद की हवाई यात्रा के लिए 72 सीटर नियमित विमान सेवा का शुभारंभ किया गया। जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से अब बस्तर वासियों को हवाई मार्ग से रायपुर एवं हैदराबाद, कहाँ कहाँ की सुविधा मिलेगी, रायपुर एवं हैदराबाद। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कैसा बनेगा, पहली चीज़ जगदलपुर से कहाँ कहाँ हवाई सुविधा, रायपुर और हैदराबाद। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है इसकी कंपनी कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो एयर इंडिया की सहायक कंपनी है एलायंस एयर बस्तर, कंपनी का नाम क्या है, एलायंस एयर बस्तर उड़ान सेवा प्रारंभ कर रही है। कंपनी का नाम क्या है, एलायंस एयर बस्तर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये जो हवाई अड्डा है किस योजना के तहत है, उड़ान योजना के माध्यम से। और ये जो उड़ान योजना के माध्यम से और भी कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, हमारे जगदलपुर एयरपोर्ट और आपके अंबिकापुर एयरपोर्ट है, और इसके अलावा है आपके हाँ जगदलपुर एयरपोर्ट और आपके हैं अंबिकापुर एयरपोर्ट और आपके हैं रायपुर एयरपोर्ट, ये तीनों उड़ान योजना के तहत हैं। ओके, उड़ान योजना विकास, ओके, याद रखिए ना, उड़ान योजना के तहत जानकारी प्राप्त हुई है, मतलब उड़ान योजना के तहत इस तीनों एयरपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसमें नाम परिवर्तन किया गया है, इसको हमने बताया अभी, ठीक है। माँ दंतेश्वरी के नाम से जाना जाएगा जगदलपुर एयरपोर्ट। ओके, इसके बारे में डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिया है तो देख लेते हैं। कुल 57.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्थापित है, और जो लंबाई है एयर स्ट्रिप की लंबाई वो 1704 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो याद रखिएगा। ओके, युवोदय कार्यक्रम, ओके, युवोदय कार्यक्रम के माध्यम से बस्तर के विकास में योगदान देने को यूनिसेफ का साथ मिला। किसके, यूनिसेफ का साथ मिला, किसके विकास के लिए यह कार्यक्रम है, बस्तर के विकास के लिए। ओके, बस्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद इत्यादि को बढ़ावा देना, आजीविका, कृषि और वनोपज, डिजिटल सामग्री, सूचना तकनीकी, जल स्वच्छता, पंचायती राज संस्थाएं और बाल संरक्षण, लिंग समानता, मतलब संपूर्ण बस्तर के विकास के लिए कहे जा सकते हैं। सहयोग के लिए बस्तर जिला प्रशासन और यूनिसेफ के बीच करार किया गया। तो बस्तर जिला प्रशासन और यूनिसेफ के बीच करार किया गया उनके विकास के लिए, जिस कार्यक्रम का नाम है युवोदय कार्यक्रम। बस इतना ही आपको याद रखना है, युवोदय कार्यक्रम किससे संबंधित है, ऐसा पूछे जा सकते हैं। ओके, नगरनार स्टील प्लांट के बारे में देखते हैं, बहुत चर्चित नाम है नगरनार स्टील प्लांट। संयंत्र की जो शुरू होने की जो उम्मीद है वो टल गई है कोविड-19 की वजह से। अब अगले साल जुलाई में शुरू होंगे, मतलब 2021 जुलाई में। इसकी क्षमता जो है 30 लाख टन सालाना जो क्षमता है इसकी उत्पादन करने की, ध्यान रखिएगा, नगरनार स्टील प्लांट। ओके, चलिए मरवाही सीट से जो विधानसभा चुनाव के बारे में इस पे देखते हैं। 3 नवंबर को मतदान होगा, मतलब हो चुके हैं, अभी काफ़ी दिन हो गए, ठीक है। इस सीट के लिए 3 नवंबर को मतदान हुआ, ओके, अभी हो चुका है, इसमें होगा ऐसा लिखा है। ओके, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का नाम क्या है, रीना बाबा साहब कंगाले, याद रखिएगा। ओके, मरवाही विधानसभा क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चलिए कुछ चीज़ें डेट याद रखना, इस यहाँ से डेट ही पूछ सकते हैं आपको। 3 नवंबर को इसका क्या होगा, मतदान होगा, और 10 नवंबर को इसके मतों की गिनती होगी, तो दोनों डेट याद रखिए ना, 3 और 10। ओके, चलिए इस विधानसभा काफ़ी चर्चित नाम है, सभी चर्चित है। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के निधन पे ये जो सीट खाली हो गए थे। वर्ष 2000 में राज्य निर्माण के बाद जब अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, तब वर्ष 2001 में उपचुनाव में जोगी इस सीट से विधायक चुने गए थे। 2001 में उपचुनाव हुआ तो जोगी इस सीट से विधायक चुने गए। ओके, इसके बाद वर्ष 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में जोगी की ही जीत मिली, और उसके बाद वर्ष 2013 में उसके पुत्र अमित जोगी इस सीट से विधायक चुने गए। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट से जीत हासिल की थी। ओके, अजीत जोगी। अब अजीत जोगी जी के निधन के बाद यहाँ पे
उपचुनाव की स्थिति ने पैदा हुई और आपको नेक्स्ट मंथ के जो मैगजीन है उसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ से कौन विजयी हुए, या फिर आप कमेंट करके हमें बताइए कि यहाँ से कौन विजयी हुए इस यहाँ के उपचुनाव से। ओके, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। तो ये था अक्टूबर मंथ का विकास परक का करेंट एनालिसिस। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने कवर किए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और कृषि से संबंधित चीज़ें एक साथ मैं कवर करता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे धान की फसल से संबंधित कुछ किस्म बात किए हैं और उनसे संबंधित रोग के बारे में बात किए हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं कृषि से संबंधित, तो इसको हम देखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।